अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी से जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, वहीं सरमायाकारी के हवाले से आलमी इन्वेस्टर्स के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी है और डॉलर की कीमत भी मुस्तहकम है और महंगाई की शरह में कमी के साथ एक्सपोर्ट में इजाफे की उम्मीद भी पैदा हो चुकी है। FBI ने नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के खिलाफ कमर कस रखी है, जबकि नैब ने भी गुज़श्ता 6 माह में 4 खरब से जायद लूटी गई रकम बाजियाब करा ली है। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर एनर्जी की तरफ जाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि प्राइवेटाइजेशन और IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म या रीन्यू करके गर्दिशी कर्ज़ों के बोझ को कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। कुल मिलाकर हर जानिब से मुल्की मईशत के लिए बेहतर और मुस्बत खबरें सुनाई दे रही हैं, मगर इसके बावजूद मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है और रोज़गार के मौके भी पैदा होते दिखाई नहीं देते। मुल्की मईशत आज भी कर्ज़ों के सहारे पर खड़ी है और आवाम को भारी टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि मुल्क से गुर्बत के खात्मे और आवाम को रोज़गार मुहैया करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। कर्ज लेने से अगर मुल्की मईशत टैक्सेस में जकड़ाती है तो कर्ज से निजात पाने के लिए क्या मौजूदा मौशी निज़ाम और पॉलिसीज़ दुरुस्त हैं या फिर इनमें बेहतरी की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और जो महंगाई में कमी है, और ये सारा क्रेडिट हुकूमती पॉलिसीज़ को जाता है और इससे जो है वो इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बहाल हुआ है। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ टाइम के लिए तो इमरान खान साहब के दौर में भी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करती रही है, क्या ये सस्टेनेबल है या इसे हम इस पे रिलाय कर सकते हैं कि अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? शुक्रिया। देखें, जो महंगाई में कमी आई है इस वक्त पाकिस्तान में, या जो महंगाई में कमी तो नहीं आई है, एक्चुअली महंगाई की रफ्तार में कमी आई है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, या जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र में कमी आई है। जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी और पिछले साल वो 25% बढ़ के 125 रुपए की हुई, तो इस साल वो 10% बढ़ के 137.5 रुपए की हुई है, वो कम नहीं हुई है। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, इसकी वजह, मेन वजह जो है वो दुनिया भर की बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है, ब्रेंट ऑयल की कीमत में कमी है। इसकी वजह, अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो तेल सस्ता हुआ है, जो LNG सस्ती हुई है, जो यूरिया सस्ती हुई है, जो DAP सस्ता हुआ है, जो कमोडिटी की साइकिल नीचे गई है, अगर वो उनकी वजह से हुई है तो फिर ठीक है, बिल्कुल हम इनकी बात मानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो कम हुई है या महंगाई की रफ्तार वो उनकी वजह से हुई है। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमत इसलिए कम हुई है क्योंकि चाइना की मईशत स्लो हो गई है, अमेरिका यूरोप की मईशत स्लो हो रही है, तो फिर मेरे ख्याल से वो क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाता। वो बैनुल-अक़वामी मार्केटों के अंदर एक चीज़ की कमी हुई है जिसका पाकिस्तान में ट्रांसलेशन हुआ है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना, आप भी इस कलमदान को संभाल चुके हैं। औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि तमाम रेटिंग एजेंसीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त समत में चल रही है। अब वी ऑल नो कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो लोकल जो इंटरनेशनल मीडिया है उससे ही अपनी रेटिंग जो है वो निकालती है, या जो भी रिपोर्टिंग हो रही होती है उस पर इन्हसार होता है। मूडीज़ की फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेटिंग को। आप समझते हैं कि हमें अब की बार वो झंडी तो नहीं दिखाई जा रही जो हमें इतने सालों से दिखाई गई? देखिए, रेटिंग एजेंसीज क्या बोलती हैं समझने की ज़रूरत है। रेटिंग एजेंसीज कहती हैं कि पाकिस्तान का मिसाल के तौर पर जो बॉन्ड है वो क्या रेट पे है, तो वैसे भी मतलब ये कि कितने CCC है, CCC है, C- है, ये जंग बॉन्ड स्टेटस होता है। तो उसके अंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अगले 2-3 साल में डिफॉल्ट होने का चांस क्या है। जब से आपने IMF का एग्रीमेंट किया है वो डिफॉल्ट होने का चांस कम हो गया है। जब दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो जाती है तो पाकिस्तान का जो तेल का इंपोर्ट $25 बिलियन का था वो 30 नहीं गया बल्कि 20 हो गया, तो $5 बिलियन की रिलीफ मिल गई। वो ये रेटिंग एजेंसी कह रही है कि अगले 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में इनको ये नजर आ रहा है कि क्योंकि दुनिया में कीमतें कम हो गई हैं, गंदम की, यूरिया की, कॉटन की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
मुश्किलें थोड़ी सी आसान होंगी, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुकूमत ने कोई कारकर्दगी दिखाई है? तो आंसर इज नो। क्या हुकूमत ने वो इस्लाहात की हैं जो करनी चाहिए थी हुकूमत को? वो बिल्कुल आंसर नो है। क्या हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी की है जिसकी वजह से गुर्बत में कमी हो? बिल्कुल नहीं। क्या हुकूमत ने टैक्स रेट्स के अंदर, देखें टैक्स रेट्स को बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता है कि आपने आज नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 38% टैक्स लगा दिया, या आपने बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% लगा दिया, या कंपनीज के ऊपर 54% लगा दिया। ये टैक्स रेट्स बढ़ाने से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। आपने क्या अखराजात में कोई कमी की? द आंसर इज नो। क्या आपने ये शाही खर्चे करते हैं हुकूमत जो जहाज़ों में घूम रहे होते हैं, क्या इसमें कमी की? नहीं। क्या आपने कोई तालीम में बेहतरी लेकर आए? क्या आप कोई मुल्क में सेहत में बेहतरी लेकर आए? मुझे ये बताइए कि कौन सी स्टेटिस्टिक है हमारी सूबाई हुकूमतों की या हमारी वफाकी हुकूमत की जिसमें बेहतरी आई है? अच्छा, ये फिर आप कैसर बंगाली साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर कर्जा उतारने के लिए हम नया कर्ज ले रहे हैं तो फिर हम, ये दिवालिया होने की दलील है। आपने भी कहा कि रेटिंग से शायद ये तो हो जाएगा कि दिवालिया होने का थोड़ा सा चांस आगे चला जाएगा, लेकिन बहरहाल हम खड़े उसी पोजीशन पे हैं, इसका मतलब है। देखिए फरवा, हमारे $100 बिलियन का अप्रॉक्सीमेट लोन है पाकिस्तान का। अगर ये 5 साल की साइकिल है ना, तो $20 बिलियन साल में वापस करने होते हैं, और $4 बिलियन इसके ऊपर एक सूद देना होता है। हम, क्योंकि हमारा जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स है, वो हमारी दरामदाद और रेमिटेंस से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हमारे पास अपना तो कोई पैसा नहीं होता, तो हमको जो 20 या $24 बिलियन वापस करने होते हैं, हमको कहीं और से लोन लेना होता है। तो कुछ सऊदी अरब के और ये जो चीन वगैरह के डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स को हम री रोल करवा लेते हैं, बाकी वर्ल्ड बैंक से कुछ कर्ज ले लेते हैं, कुछ एशियन डेवलपमेंट से ले लेते हैं, उनसे जो कर्ज आते हैं वो उनको वापस कर देते हैं, जापान से कर्ज लेके चाइना को दे देते हैं, चाइना से कर्ज लेकर अमेरिका को दे देते हैं। तो बेसिकली हम कर्जों को रिन्यू कर रहे होते हैं और उसकी प्रोफाइल चेंज कर रहे होते हैं, और हर साल जो सूद दे रहे होते हैं उससे हमारे कर्ज बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम कोई अपनी बरामदात तो नहीं बढ़ाई है ना, हमने पाकिस्तान का कोई एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ाई ऐसी सब्सटेंशियली कि जिसकी वजह से हमारे पास पैसे हों जो हमारे रिजर्व में जाएं और जिसकी वजह से हम दुनिया के कर्ज वापस कर सकें। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं हुई है, ना हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ऐसी। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, थोड़ा सा मैं इसको लिंक करना चाह रही हूँ मईशत से। मुझे बताइएगा कि जब से पाकिस्तान ने SCO को चेयर किया है और हमने देखा कि एक चले कामयाबी है, गो के पाकिस्तान की टर्न थी, मल्टीलैटरल सारी इन्वेस्टमेंट और सारी बातचीत थी, 8 निकाती एजेंडा भी, सब कुछ डिस्कस किया, पूरे मीडिया ने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया, शायद कॉम ने भी किया होगा किसी हद तक। बट कमिंग टू द रियलिटी, हम सबको पता है कि 2 ब्लॉक्स इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान इज स्टक इन बिटवीन द अमेरिकन एंड कंपनी ब्लॉक एंड द रशियन एंड चाइनीज। तो डू यू थिंक कि इस पोजीशन पे पाकिस्तान कैन टेक एनी फर्म डिसीजन टू मूव ऑन या मूव बैक? और क्या हम इसमें रहते हुए, अगर हम रशियंस की तरफ या चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं खुले तरीके से, तो मईशत को कोई सहारा, संभाला, बेहतरी, कुछ गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहाँ पे हमको हर साल हमारी फॉरेन पॉलिसी का और इकोनॉमिक पॉलिसी का जो स्टैंडर्ड हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो ये हो गया है कि हम किससे पैसे लेके आए, अमेरिका से पैसे लेके आए, IMF से लेकर आए, यानी कि ये चाइना से लेकर आए। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम किसी ब्लॉक में जाएं। सच्ची बात, मैं समझता हूँ कि हमको चीन का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारा देरीना दोस्त है, और अगर हिंदुस्तान से जो हमारा तनाज़ा है उसके अंदर चीन की हम सपोर्ट चाहिए, तो हमको चीन का बिल्कुल साथ नहीं होना चाहिए। और ना तो अमेरिका को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बैंक के अंदर तो हमको तो साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये देखें, हिंदुस्तान ने ये बड़ा सक्सेसफुली करा है कि रशिया से भी दोस्ती रखी है और अमेरिका से भी दोस्ती रखी है, और हमें भी ये सक्सेस करना पड़ेगा कि और अमेरिका से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी, और ये दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और ना ऐसा आई थिंक कि हमारे डिप्लोमेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, आपने रशिया और अमेरिका की दी, चाइना के साथ भी इवन बहुत सारी ट्रेड्स इंडिया की चलती हैं। हम क्यों इतना आसान रास्ता है तो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हम, अगर ये जैसे आप बता रहे हैं इतना ही आसान है तो?
नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन हमको ये करना ज़रूरी है कि चाइना से भी दोस्ती रखें, चाइना को भी इग्नोर ना करें और अमेरिका को भी इग्नोर ना करें। ना हम सीपैक को छोड़ दें अमेरिका के कोई ख़्याल पे सोचते हुए या अमेरिका की ख़्वाहिश पे सोचते हुए, और ना अमेरिका के साथ को छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो बात, फॉरेन पॉलिसी जब ही हो सकती है जब थोड़ी-सी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो। आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही नहीं है तो फिर तो आप इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, हम उसको भी कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं। हम उसको भी जेनोसाइड नहीं बोल सकते। तो जब थोड़े से पैसे होंगे ना जेब में आपके, जब आप अगले साल का कर्ज वापस कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि आप हिम्मत से बात कर सकेंगे चीन से भी, अमेरिका से भी, रशिया से भी और हिंदुस्तान से भी। हमको हमारी अगर डिफेंस पॉलिसी अच्छी करनी है, सिक्योरिटी हमारी बेहतर करनी है, फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है, तो हमको अपनी मईशत बेहतर करनी पड़ेगी। एक मर्तबा मईशत ठीक हो जाएगी, बाकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। से मेरे दिल की बात कर ली, जो आपने जेनोसाइड के ऊपर वो लफ्ज़ कहे हैं वो शायद आपने अक्कासी कर दी है, लेकिन चूंकि आपने भारत का जिक्र किया है डॉक्टर साहब, मुझे और मेरे देखने वालों के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि भारत के साथ ट्रेड करने में हमें क्या फ़ायदा है और ट्रेड ना करके क्या नुकसान आता है? देखिए, ट्रेड करने से नुकसान नहीं हो सकता। अगर हम भारत में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है सस्ती, जो हम चाइना से ले रहे हैं या जर्मनी से ले रहे हैं और हमको 4 पैसे सस्ती मिल जाती है तो ले लेनी चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास कोई चीज़ बेचने की है और अगर भारत को वो मिल जाती है और अगर हम कहीं और बेच रहे थे, भारत हमको उसके बेहतर कीमत दे सकता है तो देनी चाहिए। और जिस लाहौर से अमृतसर जो है वो साथ लगा हुआ है, तो बड़ी ट्रेड हो सकती है पंजाब में, दीगर जगहों पे, और बहुत फ़ायदा होगा ट्रेड का। सवाल जो है वो स्ट्रैटेजिक भी हम सोचना चाहिए हमें, कि ये याद रखें कि भारत के जो आज हुकूमत है, जो एक हिंदुत्व की कोalition गवर्नमेंट है, जिसके अंदर इनका एक ट्रेडर कम्युनिटी शामिल है और एक एक्सट्रीम हिंदू शामिल है, वो कोई पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी नहीं फरमाना चाह रहे। ये बात याद रखें। भारत अगर ये देखता है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी दबाव में है, तो वो हमारा दबाव बढ़ाना चाहेगा, वो दबाव कम नहीं करना चाहेगा। ये समझते हुए हमको फिर भारत से ट्रेड की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि भारत के तिजारत करने से कोई यहाँ पे दूध शहद की नदियां बह जाएंगी, तो ये नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, थोड़ी जरूर आएगी, दूध शहद की नदियां नहीं बहेंगी। और ना रियलिस्टिक होकर हमें सोचना चाहिए वैसे डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है कि हम रियलिस्टिक होकर सोचते नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी बातें डिस्कस की है रिगार्डिंग इकोनॉमी। हम थोड़ा सा सियासत पे भी तस्करा करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपनी मईशत पे फोकस करती, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा सेटअप है, आई कॉल इट सेटअप, वो लोगों की ज़िंदगी में आसानियों पर फोकस करती या गुर्बत की जो लकीर से लोग नीचे रह रहे हैं उनको ऊपर लाने में कोशिश करती। बट ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर जोर दिया जा रहा है, अब 27वीं आईनी तरमीम, फिर 28वीं होगी, फिर पता नहीं ये कब तक नंबर चलते रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्सपर्ट, ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में जो इस वक्त खलिश है उसको दूर करना पहले ज़रूरी है, या ठीक है दबा दिया, छोड़ दिया, तरमीमें हो गई, एक किस्सा ख़त्म हो गया, अब हम फोकस कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला ठीक है जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है? देखिए, जब लोग इलेक्ट होके आते हैं तो जिन्होंने इनको इलेक्ट करवाया होता है उसकी सेवा और खिदमत करने की कोशिश करते हैं ताकि अगली मर्तबा इलेक्ट हो सके। जब करवाया होता है अवाम क्लियर करते हैं मिफ्ता साहब। नहीं, मैंने जो कहना था वो मैंने कहा है। आप गलती ना निकालें। मैंने कहा कि जो लोग उनको इलेक्ट करवाते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। अगर अवाम इलेक्ट करवाए तो अवाम की सेवा करेंगे। ठीक है। दूसरी गुजारिश ये है, अब आप जो है ना, मतलब देखें, ये अब आप लोग ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये तमस्कुर करते हैं सियासतदानों का जो कि बेचारे 47 पे आए। ये ना करें, आप इनकी तजलील ना करें। जैसे भी आए वो आए हैं, हमारे बाइज्जत लेजिस्लेटर हैं, जैसे भी आए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप इस तरह आए हों तो फिर अगर आप एकदम गैर जानिबदार मुनसिफाना कोर्ट्स हो जाएं जिनके ऊपर कोई दबाव ना हो, तो वो फैसले कैसे करेंगे वो भी आप देख लेंगे। फिर एक एक करके आपके 47 जो है उस पर जाएंगे आप, और 45 पे फैसले हो जाएंगे आपके खिलाफ। तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो उनको जजेस को कुछ ना कुछ तो वो करना था। ऑन द अदर हैंड आई विल ऑल्सो से दिस कि हमारे जो जजेस थे, साकिब निसार साहब थे, उमर रज़ा बंदयाल साहब थे, इन्होंने भी जो है वो जो जुडिशल इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाकर
कोई कुछ इतने फैसले मुतनाज़ा करे, यकतरफा करे कि वो भी कोई जुडिशरी हमारी जो है ना वो पाकिस्तान के लोगों की निगाह में पॉपुलर नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि हमारे जज जो हैं वो मुनसिफाना फैसला करते हैं। तो ये एक चांस भी मिल गया हुकूमत को, और हुकूमत ने वो अमेंडमेंट किया जिसके साथ वो अपने आप को रख सके। इस हुकूमत को क्योंकि अवाम नहीं लेके आई, तो अवाम की फिक्र इनको वो नहीं होती जिस तरह के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को होनी चाहिए। और ये हुकूमत क्योंकि डरती है, क्योंकि ये लेजिटिमेट नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो ये कोई वो काम नहीं कर रही मुल्क के लिए जो कि मुल्क के लिए ज़रूरी है। मसलन NFC अवार्ड को चेंज करा जाए, मसलन आप टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर उसको आप वाइट करें, मसलन आप उसमें एक्विटी लेकर आएँ, उसमें आप तनख्वाहदार तबकों के ऊपर ज़्यादा जोर न डालें, दूसरे लोगों को लेकर आएँ, मसलन आप अखराजात कम करें। देखिए चार चीज़ें होती हैं जो सूबाई हुकूमतों को करनी होती हैं: तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर एंड रोड रास्ते। आप मुझे बताइए 4 सूबे हैं, कोई भी सूबा इसमें कामयाब हुआ है? पाकिस्तान में जहाँ पे 78% बच्चा जो है वो 10 साल का 2 जुमले नहीं पढ़ सकता है, जहाँ 40% बच्चे स्कूल में नहीं हो, वहाँ पे ये सियासी पार्टियां जो हैं, वो इमरान खान की पार्टी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो या आसिफ जरदारी साहब की पार्टी हो, ये कौम को क्या मुंह दिखाने के लायक हैं कि क्या किया आपने 10-20 सालों में जो आप हुकूमत में थे? कि आपका 40% बच्चा स्कूल में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जो बच्चों की जो वो है नंबर जो कि स्कूल के बाहर हैं वो पाकिस्तानी है। क्या आप कि आपने सेहत बेहतर दी है पाकिस्तानियों को? यहाँ पे 40% बच्चा स्टंटेड है, 42% औरतों को आयरन डिफिशिएंसी है। कि आपने लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है। तो ये सूबे भी अपना काम फेल कर चुके हैं, वफाक भी अपने काम में फेल हो चुकी है। हमको एक पूरा सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा, वरना ये 20 मील काम नहीं हो सकता। और ये हुकूमत तो है वो एक पैसे का रिफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन इस हुकूमत ये सिस्टम तब्दील कौन करेगा मिफ्ता इस्माइल साहब? क्योंकि जो काम आपने गिनाए हैं बुनियादी काम है, ये काम करने से तो फिर जमानत नहीं मिलती गवर्नमेंट चलेगी कि नहीं चलेगी। अलबत्ता तरमीम करने से शायद जमानत मिलती है। देखिए ना, क्योंकि जो चीज़ करने से आपको ज़मानत मिलती है आप वो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि जजेस के नंबर्स कम कर, जजेस के पावर्स कम कर दिए जाएं, या हमको पार्लियामेंट को उसमें इन्फ्लुएंस दे दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अलग बना दिए हैं, उसके जजेस अलग कर दिए हैं, सीनियरिटी के बेसिस पर नहीं किए। अब आप शायद नंबर ऑफ तादाद बढ़ा देंगे जजों की। ये सब आप मतलब जो है ना, ये सारी वो कवानीन आप पास कर रहे हैं या वो आइन की तरामीम कर रहे हैं जिससे हुकूमत चलाने में या हुकूमत को अपनी कुर्सी पर बरजुमान रहने के लिए आसानी हो। आप जब कौम के लिए कुछ करेंगे, आप अगर ये कोई कानून पास करेंगे कि जिससे तालीम बेहतर हो, आपको ये कानून पास करेंगे कि उससे सेहत बेहतर हो, तो शायद लोगों का फायदा हो। लेकिन ये तो लोगों का फायदा नहीं है ना। ये तो पीपल्स पार्टी और PTI और मुस्लिम लीग की आपस की लड़ाई है कि भाई मैं इलेक्शन में रहूंगा। आप कभी मुस्लिम लीग वालों को कहते हैं कि यार तुम किस तरह इलेक्शन जीत के आओ, तो ये नहीं कहते हम सही इलेक्शन जीते। वो बोले 18 में क्या हुआ था। ठीक बात है कि 18 जाती हुई थी, बिल्कुल जाती हुई थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि 24 में भी जाती हो। ये ठीक बात है कि साकिब निसार गलत फैसले कर रहे थे, यकतरफा फैसले कर रहे थे। इसका ये मतलब तो नहीं कि काजी साहब भी एकतरफा और गलत फैसले करें। इसका मतलब ये है कि हम पिछली गलतियों से सीख के अपने मुल्क के लिए कुछ करें। लेकिन इस मुल्क के अवाम को आज जो डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई है पाकिस्तान में, डिसइल्यूजनमेंट फैली हुई है पाकिस्तान में, वो इसलिए कि ये हुकूमत ने 70 साल में पाकिस्तानी के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये हुकूमत सिर्फ हुकूमत के लिए करती रही है। और अब वो जिसको कहते हैं ना कि अब वो पानी उबल चुका है, अब वो सर तक आ गई ये चीजें। तो ये अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं समझता कि इस किस्म से ये सिस्टम चल सकेगा। आपकी बात का लब्बे लुबाब ये है कि आपने 2018 का जिक्र किया कि 2 wrongs don't make 1 right। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, आई हैव अनदर क्वेश्चन। आपने कहा कि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको अब सोचना पड़ेगा। ये जो इन है ये बड़ा डाउटफुल है टू मी, बिकॉज ये ही इन है, यही पीपल्स पार्टी है, यही नून लीग है, यही PTI है, यही JUIF है। तो ये जो इन है इसके इन बिटवीन बहुत कुछ है। इसी कारवां में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर के बुलंद होके कि आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। इनकी ख्वाहिशें खत्म, अपनी ख्वाहिशें, अपने भाइयों की ख्वाहिशें, अपने बेटों की ख्वाहिशें, अपने नवासों की ख्वाहिशें, अपनी बेटियों की ख्वाहिशात, यही ख़त्म नहीं होती हैं कि कौम की बारी आए। ये इंटाइटल फील करते हैं। हमने क्रिकेट टीम अगर ये बनाई होती कि जिसमें वसीम अकरम का बेटा होता और जावेद मियादाद की बेटी होती, तो फिर क्या वो टीम की जीती? तो ये हम सियासत में ये टीम बना रहे हैं। आप सोचें ना कि हमारी सियासत की इर्द गिर्द में हमने कभी बात की है कि गुर्बत बढ़ रही है? आपके पास ये तमाम सियासतदान आते हैं, क्या ये बात करते हैं कि मुल्क के अंदर जहालत बढ़ रही है?
मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, मुल्क के अंदर बिजली के बिल देना नामुमकिन हो गया है, मुल्क के अंदर गैस के बिल देना नामुमकिन हो गया है। हमारी हुकूमत आप देखें कि सर्दियों में, कड़क सर्दियों में आपकी गैस की शॉर्टेज होती है, एग्जैक्टली गर्मियों में आपको बिजली की लोड शेडिंग होती है। सारा साल आपको अगर कराची जैसे शहर में रह रहे हो पानी नहीं आता, जहां पे भी आपको पानी आता है वो पानी पीने के लायक नहीं होता। पंजाब के जो जगहें आदि बड़े बड़े शहर फॉग में डूबे होते हैं, फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक कोई कुर्साने हाल नहीं है, कोई इसका कोई सद्देबाब ही नहीं कर सकी हुकूमत। ये मुल्क जो है कि आवाम की सहूलत के लिए चलता है। एक कमबख्त फोन चलता था, वो भी इन्होंने स्लो कर दिया। बल्कि मैं चले वो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, हो सकता है मेरे कंधे बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको ये गवर्नमेंट इन तमाम सर तोड़ कोशिशों के बावजूद चलती हुई 5 साल पूरे करती हुई दिखाई देती है? लास्ट क्वेश्चन। देखें, अगर आप तारीख देखें तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। एग्जैक्टली। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर जिस तरह इलेक्ट हुए हैं, इसके बाद अगर ये 5 साल पूरे कर लें तो बहुत ज़्यादा अजूबा होगा। अब पार्लियामेंट पिछली 2 या 3 जो है वो अपना वक्त पूरा कर चुकी है, तो पार्लियामेंट हो सकता है कि ये वक्त पूरा कर ले। ये वज़ीर आज़म अपना वक्त पूरा करें, ये मुश्किल लगता है। और जो पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब की हमने काविशें देखी हैं 26वें अमेंडमेंट के लिए, तो पता नहीं सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता साहब, आपने अपना वक्त जो है वो प्रोग्राम के लिए निकाला। और बिल्कुल बात सही है कि अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर ले तो ये एक अचंभे की बात होगी, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे अमेरिका में आने वाले इंतखाबात के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका सुपर पावर और दुनिया में हुकूमतों को बदलने, गिराने और बनाने में अहम असर रसूख रखता है। कई ममालिक की मईशत अमरीकी एड के सहारे खड़ी है और कई ममालिक अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हैं। इस वक्त अमेरिका के आम इंतखाबात सर पर हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार के तौर पर आमने सामने हैं और दोनों की पॉलिसीज़ और नुक्ता नज़र भी सबके सामने हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में अमेरिका का बराह रास्त अमल दखल है। यही वजह है कि हमारे यहाँ भी तरीक़े इंसाफ ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इलेक्शन जीत जाते हैं तो बानी पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ यानी इमरान खान की रिहाई आसान हो जाएगी और इसी बुनियाद पर वो नवंबर में इमरान खान की रिहाई के दावे भी करते दिखाई देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस में से किसी के जीतने पर क्या अमेरिका की पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान ताल्लुकात की पॉलिसी की बुनियादी वजूहात सियासी होती हैं या फिर अस्करी इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत बुनियाद होती है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ताहिर जावेद ने रहनुमा डेमोक्रेट से और खुर्रम शहजाद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन है। दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिर जावेद साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका में यकीनन पाकिस्तान जैसा माहौल तो नहीं होता होगा, ना आंसू गैस होते होंगे, ना शेल होते होंगे, ना एहतजाज होगा, ना धरने होंगे, लेकिन इस वक्त गहमा गहमी कैसी है और चांसेस क्या है बिलखुसूस स्विंग स्टेट्स में? जी, थैंक यू फरवा फॉर टेकिंग मी। देखें, पहली बात तो आपको बताऊं, जैसे आपने सवाल किया कि पाकिस्तान जैसे हालात नहीं होते होंगे, बात डिफरेंट है। पाकिस्तान जैसे हालात हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं वहाँ पे भी। अच्छा। ये ज़रूर है कि आंसू गैस नहीं है, लेकिन आंसू काफ़ी हैं। तो जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का मामला है, जो मार्किंग का मामला है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको यानी रिफ्ट इस लेवल पे चली गई है कि इश्यूज से हट के भी सियासत की जा रही है, जो कभी नहीं हुआ था अमेरिका के अंदर। अब रिजल्ट किधर जा रहे हैं, जो आपका अगला सवाल है, इस वक्त 100% इट्स अ टॉस अप। आप इस वक्त ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल है कि इलेक्शन किधर जा रहा है। एक दिन पोल्स आते हैं तो किसी को थोड़ा सा आधा पॉइंट ऊपर और दूसरे दिन वही पोल्स या किसी और के पोल्स उसको नीचे ले जाते हैं। और ये जो इलेक्शन है, ये इसके ऊपर जो इश्यूज हैं, वो जो स्टेक्स हैं, वो बहुत सीरियस हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी जो चीज़ जिसके ऊपर डेमोक्रेट साइड के ऊपर पूरा एक बैंक किया जा रहा है वो है वुमेन राइट्स और रिप्रोडक्शन के जो राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रो वर्सेस वेड को एलिमिनेट कर दिया गया था, उसके ऊपर औरतों को
की तरफ देखा चला जा रहा है, और वो मैं समझ रहा हूँ कि किसी हद तक बड़ा एक जायज़ मुतालबा भी है, जो रिपब्लिकन साइड पे भी औरतें इस पे ऊपर निकल के वोट डाल सकती हैं और कुछ डालेंगी भी। अगर ये चीज़ यानी अंदर ये वो चीज़ है जो आप स्लोगन्स में बहुत बड़ी आपको बाहर शायद नजर ना आए, लेकिन अंदर अंदर वुमेन राइट्स की जो तंजीमें हैं जो रोज़ाना की बेसिस पे औरतों को सिर्फ वो जो टैक्स कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि फर्दर आगे आपके साथ ये होने जा रहा है। अभी देखें ना कि जो कानून अभी बना है कि आप अगर कोई खातून रेप भी हो गई है तो वो अपने बच्चे को कैरी करेगी, वो जिस रेपिस्ट का जो बच्चा है। तो ये चीज़ें औरतों के लिए बड़ा है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास इमिग्रेशन है। तीसरी चीज़ जो वार है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। अमेरिका का बहुत बड़ी एक रकम जो वार पे लग रही है। फिर इजराइल जो एक जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर, जो मैं ये नहीं कहता कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों का इशू है। इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी तारिक जावेद साहब, आपने अच्छा हुआ कि इसका तज़किरा कर दिया। खुर्रम शहजाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक जावेद साहब की, जो पैलेस्टाइन में ऑन गोइंग वॉर है, ये यूँ कहूँ कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर है, क्योंकि ये एक्सटेंड होती जा रही है, फैलती जा रही है। और चले हम बीइंग अ पाकिस्तानी इसको साइड पे रखते हैं कि हम क्या दबाव डाल सकते हैं, बट अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, स्टूडेंट्स जो है वो बाहर निकले, हमने देखा उनके साथ क्या हुआ। तो वेयर डू यू सी डोनाल्ड्स पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट एंड हैरिस? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये जो पॉलिसी है, गजा की पॉलिसी, इस वक्त गले का कांटा बन गई है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की। मुकम्मल तौर पे फेल हुई है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन गजा के मामले को लेकर। अगर आप देखते हैं, मिशिगन में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुसलमानों ने रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया है स्टेज पे जाके। उनका जो मेयर है मिशिगन स्टेट इज द स्विंग स्टेट्स। आपको पता है अमेरिका की सियासत का फैसला, अमेरिकी सदारती इंतखाबात का जो फैसला है वो स्विंग स्टेट्स करती हैं। इस दफ़ा जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, मिशिगन उसमें शामिल है। 3 लाख रजिस्टर्ड मुसलमान वोटर्स हैं जिन्होंने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे या वोट नहीं डालेंगे। तो उस हवाले से जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, नवाडा, और अब उसमें नवाडा और एरिज़ोना भी शामिल है। उसके बाद मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इन स्टेट्स के अंदर सदारती इंतखाब का फैसला होगा। पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे 12,000 के मार्जिन से बाइडन जीता था, मुकम्मल तौर पे नाक है वहाँ पर। अगर वो पेंसिल्वेनिया लूज कर देती है कैमला हैरिस, तो समझे जो इस वक्त जो इलेक्शन है वो डन हो गया। उसकी बुनियादी वजह जो है, गजा में इस वक्त उनकी सूरत है, गजा में जेनोसाइड हुआ, 30-40 हज़ार बच्चे और ख़वातीन वहाँ पे फौत हो गए इस पॉलिसी की वजह से कि वो जंग को सीज फायर नहीं करवा सके, वेपन्स बेचते रहे, पैसा बेचते रहे। यूक्रेन में बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने यूक्रेन भेजा। जो यूरोप की वार थी उसमें अमेरिकी, और हम उसके नतीजे में डोमेस्टिक इशू, जिसके ऊपर अमेरिकी सियासत का हमेशा फैसला होता रहा है, डोमेस्टिक इशू में ये कि आपने सारा पैसा बाहर झोंक दिया यूक्रेन की वार में, और जिसके नतीजे में जो डोमेस्टिक आपकी स्मॉल बिजनेस तबाह हो गया। खुर्रम शहजाद साहब, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आपने बड़ा अच्छा इस पे मुझे एक्सप्लेन किया है। आई गॉट अनदर क्वेश्चन, क्योंकि आपने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया। वी नो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी कुछ उस पर कहा है, एंड बाइडन के जो भी बयानात हैं तारिक जावेद साहब, वो भी सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। बट अमेरिका में एक हिस्ट्री रही है, चाहे वो इराक वॉर हो या अफगानिस्तान हो या फिर कोई प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इवन पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, अभी भी है, और फिर ये जो यूक्रेन की वॉर का जिक्र किया है। मुझे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये फैक्टर्स तो मौजूद हैं वॉर से रिलेटेड, जो कि आवाम को भी वहाँ की पता है, बट एक और फैक्टर है, वो है पॉलिसीज का। सो एक मेजर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, पॉलिसी रिगार्डिंग अबॉर्शन एंड टैक्सेशन। तो वेयर डू यू सी बोथ ऑफ देम? देखिए, मैंने आपको थोड़ी शुरू में जिक्र किया, जो अबॉर्शन का मामला है ना, ये बहुत इज़ वेरी डियर टू एवरीबॉडी, रिपब्लिकन साइड की औरतों को भी और डेमोक्रेट साइड की। रिपब्लिकन में आप समझ लें कि 2-4% को छोड़ दें, बाकी सारी इस चीज़ के ऊपर समझती हैं कि उनका ये बर्थ राइट है कि वो अपने मेडिकल डिसीजंस खुद करें। जो सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट ने वो रूल ओवर कर दिया था, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप को जो हिट पड़ सकती है वो यही है। और इसके ऊपर आप जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है वो तकरीबन लीनिंग डेमोक्रेट नज़र आती है इस इशू की वजह से।
इसी तरह जो बाकी स्टेट्स के अंदर भी, जो मैं समझता हूँ कि नेवाडा के अंदर भी जो है ये इस इशू को काफ़ी बहुत एक लिबरल टाइप की स्टेट है, तो वो उसके अंदर भी ये डोनाल्ड ट्रंप इसको हार सकते हैं सिर्फ एक इस इशू के ऊपर। इसी तरह जो मिशिगन है उनका इशू, ये भी इशू है, लेकिन उनका मेन इशू बन जाता है वहाँ पे जाके गाज़ा। तो वहाँ पे जो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे हैं, अपना है वो टास अप आज भी उसको लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन नहीं कहा जा सकता। इसी तरह लीनिंग टुवर्ड्स जो टास अप है वो नॉर्थ कैरोलिना भी है। इसी वक्त विस्कॉन्सिन जो है वो समझते हैं कि डेमोक्रेट ले जाएंगे, वो डेमोक्रेट ले जाएंगे, और जो एरिज़ोना है वो रिपब्लिकन लीन कर रही है इस वक्त, जॉर्जिया रिपब्लिकन लीन कर रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 538 इलेक्टोरल कॉलेज है। मैं आज बैठ के 4-5 डिफरेंट तरीकों से इसको डिवाइड करके देखा है, मेरे ख्याल से ये 269 और 269 दोनों को मिलने जा रहे हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा 270 नहीं मिलेंगे, 269 आपने बोला है? दोनों को 269 पे चला जा रहा है। बट मैं ताहिर जावेद साहब आपको याद करा दूं, लास्ट इलेक्शंस के अंदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे आप रहनुमाई फरमाइएगा, दोनों के नेवाडा से और बिल पास हुआ था एंड पेंसिल्वेनिया वाज देयर कि जब तक लास्ट काउंट नहीं होगा वोट तब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होंगे। और फिर हमने देखा कि कभी कभी अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट काम कर जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। बट अनदर आर्ग्यूमेंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद बोथ ऑफ यू कि अमेरिका वैसे तो जाहिर है कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है एवरीथिंग और फिर ख़वातीन के हकूक़ की, बट अमेरिकी हिस्ट्री में कोई भी खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो अगर ये हो जाएगा तो मेरे लिए तो ये बहुत ही इट विल बी अ न्यू थिंग टू द वर्ल्ड एज वेल। खुर्रम शहजाद साहब, एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये पूछने का राइट बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या कैमला हैरिस क्या किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बेहतर करने में और इमरान खान की रिहाई के लिए? जी, पहली बात तो यह है कि ये डिलूजनल स्टेट है कि इमरान खान को रिहाई का अमरीकी सियासत से या अमरीकी कौन सा बंदा जो है वो इलेक्ट होगा उससे ताल्लुक है। टोटल फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इशू है, और कभी भी एक अमरीकी सियासत जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर नहीं लड़ी गई। अमरीकी सियासत हमेशा डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर लड़ी गई है। अगर ट्रंप आता है तो क्या वो इमरान खान बाहर आएगा, या कैमला हैरिस आती है तो क्या ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी? इसका अमरीकी सियासत या अमरीकी पॉलिसीज़ का फॉरेन रिलेशन के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं फॉरेन रिलेशन की, जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं और बनती हैं। अमरीकी सदर जो है वो इसको जो पॉलिसी बनती है उसको इंडोर्स करता है, कि जो स्टेट कमेटी, उस हवाले से ये यहाँ पे भी जो PTI के जो लीडरान हैं वो यही अमरीका में और यूरोप में यही समझते हैं कि इसका कोई पाकिस्तान की सियासत, मतलब सेनेटर्स जो बाइडेन को खत लिख रहे हैं कि रिहाई कराएं, वो तो लिख रहे हैं। देखिए, हाँ। वो एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो इंडिया के साथ भी होता है, वो इसराइल के साथ भी होता है, वो दूसरे यूरोपियन ममालिक के साथ भी होता है। जो लेटर्स लिखे जाते हैं दैट इज अबाउट द इशू, वो इशू के ऊपर लिखे जाते हैं। उसका कोई उससे ये नहीं होता कि उससे कोई सैंक्शन लगने जा रही हैं या प्रेशराइज किया जा रहा है कंट्री को, क्योंकि जब भी स्टेट डिपार्टमेंट जो यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग रोजाना होती है तो उसमें हमेशा यही कहा जाए ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है। मुझे वक्त की कमी है खुर्रम शहजाद, मैं दोनों से जवाब जानना चाह रही हूँ। तारिक जावेद साहब की तरफ पहले बढ़ती हूँ। तारिक जावेद साहब, अस्करी इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत है इन दोनों स्टेट्स या ममालिक के बीच में, या यूँ कहूँ कि सियासी वजूद ज़्यादा मुस्तहकम होता है? देखिए, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का अगर किसी का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अनब्रेकेबल है तो वो दोनों तरफ जो मिलिट्री रिलेशनशिप टू मिलिट्री रिलेशनशिप है। इसमें मसाल है कि किसी से दूसरी चीज़, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका हमेशा उसी के साथ कनेक्ट होगा जिसकी यहाँ पे हुकूमत होगी। इसको क्रिस्टल क्लियर तौर पे समझ लेना चाहिए। कभी भी वो उतरने वाले के साथ कभी भी वो डिस्कशन भी नहीं करते और उसकी बात भी नहीं करते। ये हमेशा से ऐसे ही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है ये उसके साथ बात करेंगे, और उनको एक ही एजेंडा है कि उन्होंने पाकिस्तान के को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक
जहां पाकिस्तान का वोट रखना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर आपको होगा कि जब रशिया के अंदर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गए तो उनको उस पर तशवीश जरूर हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर अपना एक नाराजगी का इजहार जरूर किया था, लेकिन ये नहीं किया था कि उन्होंने उस वक्त भी अपोजिशन से जाके बात की, क्योंकि उन्होंने जो सिटिंग रजीम के साथ ही बात की थी। तो ये आपने चीज अच्छा हुआ याद करा दी, टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट यूक्रेन वॉर एंड एवरीथिंग, तो वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट था। खुर्रम शहजाद साहब, आपका क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल, जैसे तार जावेद साहब ने मेंशन किया कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, पहली बात तो ये कि पेंटागन टू जीएचक्यू ये इस्टेब्लिश, ये रिलेशनशिप इतना मजबूत है कि इसको कहते हैं अनब्रेकेबल टाइज। जब इमरान खान भी आए थे तो जो गॉड ऑफ ऑनर था, जो सारा प्रोटोकॉल था, सारा वो बाजवा साहब को दिया गया था। द सेम गोज इन दिस करंट सिचुएशन। इस वक्त जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका के जो फॉरेन जो डिफेंस के रिलेटेड मामला हैं वो इंटैक्ट हैं। जो हमारे 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का है, ट्रेड का है और नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला हैं, इसके अलावा जो फौजी मामला हैं, वो सारे प्रोग्राम इंटैक्ट हैं। उसकी फंडिंग भी हो रही है कांग्रेस और सेनेट से, यहाँ से वाशिंगटन से, और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो यहाँ से जो NGO और दूसरी जो टीमें हैं वहाँ जा रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जो टाइज बिटवीन द GHQ एंड अमेरिकन, तो यानी ये तय हुआ आप दोनों से बात करने के बाद। बाय द वे, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब एंड ताहिर जावेद साहब फॉर गिविंग टाइम, कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे उसका इन्हिसार नहीं है, अलबत्ता अस्करी इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत है। लेकिन लेट्स सी कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे में क्या होता है। टू मी इट वुड बी ए सरप्राइज़ अगर कोई खातून ये इलेक्शन जीतती है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यूँ कहूँ एक जमात तकिया किए हुए है कि शायद उनके आ जाने से बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, बट ये भी वक्त बताएगा कि ऐसा होता भी है, इंटरेस्ट की बात है या नहीं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।